जोहार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, कल यानी कि 3 मार्च 2023 को झारखंड का बजट पेश किया गया झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के द्वारा। अब ये झारखंड बजट आने वाले समय में आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, हर एक एग्जामिनेशन के लिए झारखंड बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा और इसके सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाएँगे। लेकिन बजट को समझने से पहले हमें ये समझना होगा, बजट को हम रट नहीं सकते। तो बजट आखिर होता क्या है? और ये जो बजट में राजकीय घाटा होता है, राजकोषीय घाटा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, इनकम होता है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सब होता क्या है? आखिर ये टर्मिनोलॉजीज़ के मतलब क्या है? तो पहले हम जब उसे समझ जाएँगे, तो हम आसानी से बजटरी सिस्टम को, बजट के एक-एक फैक्ट को आसानी से याद रख पाएँगे। तो अगर आप जेपीएससी, जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आएगा, साथ ही साथ पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बजट की। तो आप इसको कोरिलेट करके देख सकते हैं अपने घर में, ठीक है? जब आपके घर का 1 महीने का आप एक एस्टीमेट बनाते हैं ना, आप 1 महीने का आपके घर में अगर 4 लोग जॉब में हैं, तो 1 महीने का जब आपके घर में सैलरी आती है, ठीक है? सैलरी आती है, पैसा आता है, इनकम आता है, तो आप क्या करते हैं, उस इनकम को कहाँ-कहाँ खर्च करना है, ठीक है? इसका एक ब्यौरा बनाते हैं, लेखा-जोखा करते हैं, एस्टीमेट बनाते हैं पूरे 1 महीने का। तो आपने क्या करा, अपने घर के लिए एक बजट तैयार करा। सेम उसी प्रकार से जब केंद्र सरकार पूरे 1 साल के लिए यानी कि वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर में 1 साल में उसे पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है? कौन-कौन सोर्सेज़ से पैसा आएगा और वो कहाँ-कहाँ इन पैसों को खर्च करेगी, उसका जो लेखा-जोखा, ब्यौरा, फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, वो केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार उसे पेश करती है। केंद्र सरकार मतलब केंद्र में वित्त मंत्री पेश करते हैं, ठीक है? केंद्रीय वित्त मंत्री। और उसी प्रकार से राज्य का, किसी भी स्टेट का, जैसे कि हमारे झारखंड में अभी बजट पेश हुआ है, तो झारखंड में 1 साल जो भी फ़ाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें हमारे पास झारखंड में पैसे कहाँ से आएँगे और उन पैसों को हम कहाँ खर्च करेंगे, इसका पूरा 1 साल का जो अनुमान होता है, जो ब्यौरा होता है, जो एस्टीमेट होता है, उसी को बजट कहते हैं। याद रखिएगा कि बजट का कोई भी जो संविधान में बजट करके कोई भी शब्द नहीं है, उसमें लिखा गया है एनुअल फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखिए कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी प्राप्ति यानी कि सरकार को कितना पैसा कहाँ से आएगा और वो उन पैसों को सरकार कहाँ-कहाँ खर्च करेगी, उसका जो पूरा विवरण होता है, सरकार जो कि पेश करती है, राज्य सरकार विधानसभा में और केंद्र सरकार संसद में और हम लोग अपने घर में, ठीक है? तो उसी तरह से बजट जो है एनुअल फ़ाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। 1 साल में राज्य सरकार को कहाँ से पैसा आएगा और वो कहाँ खर्च करेगा, ये होता है बजट। और उन बजटरी जो भी उसको पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ को वो खर्च करेगा, उसके हिसाब से क्या करता है, वो एक नीति तैयार करता है जिसे कि फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सरकारी व्यय यानी कि सरकारी खर्च और सरकारी प्राप्ति, जो सरकार कहाँ खर्च करेगा, सरकार को पैसा कहाँ से आएगा, उससे संबंधित सरकार एक नीति तैयार करती है और उस नीति को कहा जाता है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, ठीक है? इतना आप लोग समझ गए। तो ये बजट क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये बजट का इतिहास है, आप लोग इसे एक नज़र देख लीजिएगा, ठीक है? आप लोग इसे एक नज़र देख लीजिएगा कि बजट का मतलब जो है ना, वो एक बजट शब्द का जो मतलब होता है चमड़े से बना बैग, और पहले चमड़े से बना बैग में ही बजटरी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होते थे, वो लेकर के आते थे। स्वतंत्र भारत का पहला बजट सन्मुख शेट्टी, यहाँ पर देखिएगा, सन्मुख शेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1960 को जेम्स विल्सन, ठीक है? जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। और फर्स्ट बजट इंडिया, ये इंग्लिश में भी है। रिपब्लिक इंडिया का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई के द्वारा, और ये सब है। तो बजट का इतिहास आप इसे देख लीजिएगा। अब थोड़ा-सा बजटरी सिस्टम को समझते हैं कि जो ये बजट होता है, जो अभी हम बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार को पैसा कहाँ से आएगा और राज्य सरकार उन पैसों को खर्च कहाँ पर करेगी। इसी का लेखा-जोखा, ब्यौरा, इसी का विवरण तो होता है ना बजट। तो यहाँ पर देखिए, गवर्नमेंट रिसीट यानी कि जो सरकार को कहाँ से पैसा आएगा, सरकार की प्राप्तियाँ, सरकार की आय, इसका ये क्या होता है, एक कि बजट की संरचना में एक क्या होगा, सरकार को कहाँ से पैसा आएगा और सरकार उन पैसों को खर्च कहाँ पर करेगी, इसी का विवरण जो है, ये क्या कहलाता है, बजट। तो बजट की संरचना में सबसे पहले सरकार को पैसा कहाँ से आएगा, गवर्नमेंट को रिसीट, गवर्नमेंट को आय कहाँ से प्राप्त होगा, ये बात है। और दूसरा, उन पैसों को वो खर्च कहाँ पर करेगी, ठीक है? तो ये 2 पार्ट हैं, हम अपने बजट में देखेंगे। एक कहाँ से पैसा आएगा और दूसरा पैसा कहाँ को जाएगा, ठीक है? इतना आप लोग समझ रहे हैं?
तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में कि सरकारी आय के बारे में कि सरकार को पैसा कहाँ से आएगा, उसको पैसा कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसको 2 पार्ट में बाँटते हैं, एक आपका होता है राजस्व आय, जिसे कि रेवेन्यू इनकम कहा जाता है, याद रखिएगा। राजस्व आय जिसे कि रेवेन्यू इनकम, एक होता है रेवेन्यू इनकम और एक होता है कैपिटल इनकम, ठीक है? कैपिटल इनकम यानी कि पूंजीगत आय। अब देखिए यहाँ पर अपने घर से कोरिलेट करके समझिएगा कि जब आप अपने घर में बजट तैयार करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है, ठीक है? एक पैसा होता है जो कि राजस्व यानी कि रेवेन्यू इनकम हो गया, राजस्व आय हो गया और ये जो इनकम है ना, याद रखिएगा रेवेन्यू इनकम जो कि राज्य सरकार को बार-बार, ठीक है? राज्य सरकार को बार-बार 1 मिनट राज्य सरकार को ये इनकम बार-बार आता है, याद रखिएगा। रेवेन्यू इनकम राज्य सरकार को बार-बार आता है। अब इसमें कौन से इनकम आएँगे भाई साहब, जो कि राज्य सरकार को बार-बार आ रहा है, हमेशा मिल रहा है, ठीक है? एक बार नहीं मिल रहा है, जैसे सोने का अंडा देने वाला मुर्गी डेली 1 अंडा दे रहा है। उसी प्रकार से जो रेवेन्यू है, कहता है ना कि अपने स्टेट का रेवेन्यू जनरेट करो, तो वो रेवेन्यू जो है बार-बार आएगा राज्य सरकार के टैक्स से, नॉन टैक्स से मतलब कि बहुत सारे ऐसे सोर्सेज़ हैं कि राज्य सरकार को टैक्स से पैसा आएगा। तो टैक्स तो बहुत जगह राज्य सरकार लेती है, केंद्र सरकार लेती है, तो उससे जो है बार-बार जो है अलग-अलग चीज़ों पे जो टैक्स लगता है, तो बार-बार उससे पैसा मिलता है। वो राज्य सरकार को जो मिल रहा है या केंद्र सरकार को, तो वो राजस्व आय में आता है, जो कि बार-बार आता है और ये बार-बार आ रहा है राजस्व आय, तो ये ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार के इनकम में जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू इनकम है, वो क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये बार-बार होता है और एक होता है पूंजीगत आय। अब पूंजीगत आय क्या है? कि आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी असेट को आपने क्या करा, एक बार में बेच दिया, ठीक है? एक बार में बेच दिया, तो बेचने के बाद जो है आपको क्या होगा? उससे पैसा मिलेगा। तो अगर आपका कोई एक मकान है जिसको कि आप रेंट पर लगाते हैं, ठीक है? आपका कोई मकान है जिसको आप रेंट पे लगाते हैं, उस मकान में 4 रूम हैं। तो 4 रूम का किराया है ₹2000 करके, तो हर महीने आपको ₹8000 का किराया मिलता है। तो ये क्या हो गया? आपका रेवेन्यू इनकम हो गया, रेवेन्यू जनरेट हो गया, बार-बार उस एसेट से आपको पैसा मिल रहा है। लेकिन अगर आपने उस मकान को बेच दिया, ठीक है? अगर आपने उस मकान को बेच दिया, तो क्या हो गया? एक बार में आपको कैपिटल तो मिल गया, आपको आय तो आ गया, इनकम तो आ गया, लेकिन वो इनकम क्या हो गया? एक बार आपको आया और वो बार-बार नहीं आएगा और वैसा इनकम जिसमें कि आप किसी चीज़ को बेच करके एक बार में इनकम कमा ले, तो वो इनकम ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो याद रखिएगा राजस्व आय ज़्यादा होना चाहिए और पूंजीगत आय यानी कि कैपिटल इनकम कम होना चाहिए, ठीक है? आप किसी भी चीज़ को बेचकर, ठीक है? आप ज़्यादा पैसा नहीं कमाएँगे, ठीक है? वो आपके इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। इसमें क्या-क्या आ जाता है? तो जैसे कि हमारे घर में एक बार आता है, सैलरी हो गया, बोरोइंग हो गया या फिर कोई लोन वगैरह का जो ये है या फिर इंटरेस्ट जब हम किसी को लोन देते हैं तो इंटरेस्ट आता है। तो ये सब जो है पूंजीगत आय में आता है। हमने कोई सामान बेच दिया, उससे एक बार में कैपिटल आ गया, तो ये हमें पैसा आया है, ठीक है? तो राजस्व आय जो है, राजस्व आय ये क्या हो गया? 2 तरीके से प्राप्त होता है राज्य को। एक तो केंद्र से, ठीक है? रेवेन्यू जो केंद्र से मिलेगा राज्य सरकार को और एक होता है राज्य के अपने स्रोत से, यानी कि अपने ओन रिसोर्सेज़ से राज्य को जो पैसा आता है, तो राजस्व आय 2 प्रकार के हैं। एक केंद्र से आता है और दूसरा राज्य के अपने स्रोतों से। एक देखिएगा ये सारा कुछ जो है डिटेल में पूछा जाता है बजट में या बजट में बोला जाएगा कि बताइए इस बार जो है इनकम कहाँ-कहाँ से आ रहा है? केंद्रीय करों में या फिर जो सेंट्रल टैक्सेस में राज्य की कितनी हिस्सेदारी मिले है इस बार राज्य को? तो ये सब पूछा जाता है, कितना अनुदान मिला है? राज्य का जब पूछा जाएगा कि कहाँ से पैसा आया, तो ये सब बताना पड़ता है। तो एक तो केंद्र से और दूसरा राज्य के अपने स्रोतों से राज्य को पैसा आता है जिसमें कि हम उसे रेवेन्यू इनकम में काउंट कर रहे हैं, जो कि हमें बार-बार आना चाहिए। रेवेन्यू इनकम क्या होता है? बार-बार आता है और कैपिटल इनकम क्या होता है? एक बार आता है। रेवेन्यू इनकम ज़्यादा होना चाहिए, कैपिटल इनकम कम होना चाहिए, तो इकोनॉमी अच्छा होता है, ठीक है? केंद्र से क्या-क्या होगा? तो केंद्रीय कर, सेंट्रल टैक्सेस और ड्यूटीज़ में जो राज्य का अपना हिस्सेदारी होता है, उससे जो पैसा राज्य को मिल रहा है। दूसरा क्या है? वित्त आयोग के अनुसार कुछ अनुदान हो गया राज्य को मिलता है, तो वो सब केंद्र से मिल रहा है और राज्य के अपने स्रोतों से कुछ पैसा राज्य को मिलता है। तो राजस्व आय में क्या हो गया? राज्य के अपने स्रोतों से। तो हमने अभी बात करा केंद्र से क्या-क्या है? तो राज्य के अपने स्रोत से जैसे कि स्टेट का अपना कुछ टैक्स वो लगाता है, प्रोडक्ट्स वगैरह पे, ठीक है? तो उस टैक्स से राज्य को पैसा मिले या फिर किसी को कर्ज दिया है, तो उससे इंटरेस्ट उससे मिल रहा है या राज्य के अपने स्रोत है, माइन्स वगैरह है, तो उससे जो पैसा आ रहा है, बार-बार आ रहा है, तो वो राज्य के राजस्व आय में काउंट होगा, ठीक है?
उसके बाद बजटीय एक्सपेंडिचर, ये तो हो गया कि पैसा कहाँ से आएगा, राज्य सरकार को पैसा कहाँ से आएगा। तो ये हमने देखा कि रेवेन्यू इनकम के बारे में हमने बात करा, ठीक है? और एक कैपिटल इनकम के बारे में बात करा। कैपिटल इनकम यानी कि जो पूंजीगत आय है कि वो क्या हुआ, कोई भी चीज़ को आपने बेच डाला और उसके बाद आपको वहाँ से एक बार में पैसा मिल गया, ठीक है? तो ये बात है। उसके बाद देखिए या बोरोइंग वगैरह आप लोन वगैरह लेते हैं तो एक बार में आपको मिलता है तो वो भी आप कैपिटल इनकम में ही काउंट करेंगे। दूसरा क्या है? राज्य सरकार का व्यय, ये खर्च कहाँ-कहाँ पर करती है। तो खर्च भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक आपका होता है पूंजीगत यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये क्या है भाई? ये खर्च क्या है? जैसे कि अभी हमने देखा था कि पैसा कहाँ-कहाँ से आएगा? एक था आपका रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। यहाँ पर खर्च भी 2 प्रकार से है, एक तो आपका राजस्व खर्च और एक पूंजीगत खर्च। जैसे कि कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये बार-बार होता है। जैसे कि हमने देखा था रेवेन्यू इनकम, बार-बार हमें इनकम होता है, उसी प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार-बार खर्च होता है राज्य सरकार के खजाने से, ठीक है? बार-बार जब कोई चीज़ खर्च होगा, तो आप चाहेंगे ना वो कम हो, ये भी पूछा जाता है कि राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, ये बार-बार होता है और ये हम क्या चाहेंगे कि कम से कम हो। जैसे कि इससे राजस्व व्यय से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से राज्य सरकार को कोई फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन इसे देना पड़ता है। जैसे कि सैलरी, किसी को पेंशन देना हो, जैसे कि हमने लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट देना हो, सब्सिडी देना हो, तो ये सब जो है राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है और ये बार-बार होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आपके किसी एक अच्छे इकोनॉमी के लिए ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये कम होना चाहिए, ठीक है? जिससे कि इकोनॉमी अच्छा हो। अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कि अगर आपके घर में खर्च क्या है? ज़्यादा हो रहा है, आप एक एस्टीमेट बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बीमारी में कपड़े-लत्ते में और भी बहुत सारे खर्चे हैं, उसमें बार-बार हमारा खर्च हो रहा है। आप चाहेंगे कि वो खर्च कम हो और एक खर्च ऐसा है कि खर्च तो हो रहा है, लेकिन फिर हम उससे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। जैसे कि हमने क्या करा कि खर्च क्या किया कि एक हमने ज़मीन खरीद लिया, ठीक है? एक हमने ज़मीन खरीद लिया, असेट हमने बना लिया, ज़मीन खरीद लिया, कोई बड़ा-सा मॉल खरीद लिया, अपार्टमेंट खरीद लिया। अब जब उस ज़मीन को हमने खरीद लिया है, उस पे घर बना लिया, हॉस्टल बना लिया, लॉज बना लिया, होटल बना लिया, तो उससे क्या होता है? हमें एक बार तो हमने कैपिटल लगा दिया, ठीक है? एक बार हमने कैपिटल लगा दिया, हमारा खर्च हुआ है। वो हमारे पास पैसा था तो हमारा खर्च हुआ, लेकिन वो पैसा क्या होगा? हमें रेवेन्यू जनरेट करके देगा, ठीक है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा होता है और ये ज़्यादा होना चाहिए। किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर आपके घर में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए। आप कैपिटल में इन्वेस्ट करें, असेट में इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपको वो रेवेन्यू बना करके देगा। तो ये ज़्यादा होना चाहिए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए। तो ये सब बात है, अभी हम इसके डेटा को देखेंगे कि झारखंड में इस बार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, इनकम कहाँ-कहाँ से आ रहा है, ये सब हम देखेंगे। तो आपको सब समझ में आ जाएगा अब कि हाँ, ये सब क्या है। जो ये समझना था वही है। जैसे हम राज्य सरकार हॉस्पिटल पर खर्च कर रही है, अपना हॉस्पिटल बना रहे हैं, तो वहाँ लोग आएँगे, पैसा खर्च करेंगे, तो इन्वेस्ट कर हमने पहले इन्वेस्ट करा, लोग जब पैसा देंगे डेली बेसिस पर टैक्स आएगा, तो हमें हमारे लिए वो क्या होगा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। राज्य सरकार क्या करती है, पैसे खर्च करती है ब्रिज बनाने में, बहुत सारे स्कीम लाती है, तो वो सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला गया, ठीक है? ब्रिज बना रहा है, स्कूल बना रहा है या फिर और भी कुछ पार्क बना दिया या कोई कंपनी वाले को कुछ पैसा शेयर में लगा दिया, तो उससे क्या हो रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो अगर हमने एक्सपेंड करा है खर्च करा है किसमें, पूंजीगत खर्च करा है जिसमें कि कैपिटल हमने लगाया, एक बार लगाया, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो ये 2 तरह के खर्च हैं, एक आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे कि राजस्व व्यय कहते हैं और एक आपका पूंजीगत व्यय जिसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा होना चाहिए, पूंजीगत व्यय राजस्व व्यय कम होना चाहिए। क्या यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा? तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार का जो बजट का संरचना है, उसमें है पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ को जा रहा है। तो ये 2 तरह से है, पैसा आना और पैसा को खर्च करना। और एक आपका देखिए यहाँ पर हर बजट में इसका ज़िक्र होता है गवर्नमेंट डेफ़िसिट का। गवर्नमेंट डेफ़िसिट 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका फिस्कल डेफ़िसिट जिसे कि राजकोषीय घाटा कहा जाता है, रेवेन्यू डेफ़िसिट जिसे राजस्व घाटा कहा जाता है, प्राइमरी डेफ़िसिट जिसे प्राथमिक घाटा कहा जाता है। अगर आपके घर में मान लिया कि आपके घर में 50,000 रुपए की का इनकम है, ठीक है? इनकम है और आपने 50,000 रुपए का खर्च भी ब्यौरा भी दे दिया। तो अगर 50,000 का खर्च है और 50 प इनकम है और 50,000 आपने खर्च करा, एक पूरा ब्यौरा बना लिया, ये बजट हो गया आपके घर का। लेकिन अगर 50,000 रुपया आपके घर का इनकम है और आपके घर में खर्च हो रहा है 60,000 तो ये क्या होगा? ये घाटा होगा।
और इसी को कहते हैं घर का घाटा या फिर अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार में देखें तो इसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं कि आपका आमदनी तो अठन्नी है, लेकिन खर्चा रुपया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया हो रहा है, तो उसे घाटा कहते हैं। अगर फिस्कल डेफिसिट में देखें, तो इसमें क्या हो गया कि आपने क्या करा जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, वो किससे ज़्यादा हो रहा है? तो रिसीट से, यानी कि आय से। कितना आय है? आय से ज़्यादा हो रहा है उसका एक्सपेंडिचर। आय से ज़्यादा उसका खर्च हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट में देखिएगा कि उसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में अभी हमने बात करा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व खर्च जो है, राजस्व व्यय वो ज़्यादा होता है, बार-बार होता है, ठीक है? बार-बार जो राज्य सरकार का, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो कंपैरिज़न में किसके? तो रेवेन्यू इनकम के, ठीक है? रेवेन्यू इनकम के कंपैरिज़न में रेवेन्यू इनकम कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा होगा वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू डेफिसिट कहलाएगा। तो आप क्या करेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू इनकम को जब घटा देंगे तो जो मिलेगा वो आपका मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट। कैपिटल एक्सपेंडिचर में टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर या टोटल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में जब हम घटा देते हैं टोटल गवर्नमेंट के रिसीट को, तो जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है, तो जो हमें मिलेगा वो फिस्कल डेफिसिट मिलेगा। और जो प्राइमरी डेफिसिट होता है, याद रखिएगा, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये निकाला जाता है किस प्रकार से, अभी ध्यान दीजिएगा। प्राइमरी डेफिसिट में क्या होता है, जो फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है? जो राजकोषीय घाटा है, इसमें हम घटा देते हैं किसको, कि हमने अगर लोन लिया है, मान लीजिए कि राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने लोन लिया है और उस लोन को क्या कर रहा है, वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो कितना वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, एक तो हो गया कि फिस्कल डेफिसिट की, एक तो ऐसे ही घाटा लगा पड़ा है, ठीक है? फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट में आप क्या करेंगे, लोन के लिए जो इंटरेस्ट पे करते हैं, जब उसको घटाते हैं, तो हमें जो मिलता है वो वहाँ का प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा कहलाता है। तो ये टोटल जो है बजट से संबंधित कि कितना खर्च होता है, राजस्व व्यय क्या है, क्या पूंजीगत व्यय क्या है, राजस्व आय क्या है, पूंजीगत आय क्या है, तो ये सब आपको समझना चाहिए अगर आप बजट को देखने जा रहे हैं, ठीक है? अब हम झारखंड सरकार का जो बजट 3 मार्च 2023 को याद रखेंगे, क्या-क्या आपको याद रखना है वो भी मैं आपको बताते चलूँगा कि झारखंड सरकार ने 3 मार्च 2023 को बजट पेश किया विधानसभा में। 3 मार्च 2023 को बजट पेश किया है 2024 23-24 वाला फाइनेंशियल ईयर 2023-24 वाला बजट पेश करा है झारखंड सरकार के वित्त मंत्री किनके रामेश्वर उरांव के द्वारा 3 मार्च 2023 को याद रखिएगा। और इस बजट को तैयार किसने करा था? तो फिनांस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त विभाग के द्वारा इस बजट को क्या करा गया था? याद रख लीजिएगा, इस बजट को तैयार किया गया था, ठीक है? तो इतना बात आपको सबसे पहले याद रखना है। दूसरा यहाँ पर क्या है कि जो ये बजट है, हमने क्या करा कि पैसा आएगा कहाँ से और हम खर्च कहाँ पर करेंगे? यही तो बजट है ना? तो टोटल इस बजट में कितने रुपए का ये कहा जाए कि ये बजट का जो स्ट्रक्चर है, कितने रुपए का? तो आप कहेंगे 1,16,418 करोड़ रुपए, ठीक है? 1,16,418 करोड़ रुपए पैसा हमारे पास आएँगे और हम इसको खर्च करेंगे। इसी का ब्यौरा जो है इस साल झारखंड सरकार के द्वारा जो बजट में पेश किया गया है, ठीक है? बात करेंगे इसी के बारे में, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया कि झारखंड सरकार का जो बजट है, कितना अमाउंट का ये बजट पास हुआ है, सबसे पहले आपको ये बताना होगा, तो आप बताएँगे 1,16,418 करोड़ रुपए, ठीक है? 1,16,418 करोड़। तो सबसे पहला बात तो आपको यही याद रख लेना है 3 मार्च 2023 को, जो कि पिछले साल भी इसी दिन को, इसी डेट को बजट पेश किया गया था। बजट का जो टोटल स्ट्रक्चर है कितने का? 1,16,418 करोड़ रुपए का, ठीक है? और इसी का ब्यौरा यहाँ पर हम देंगे और इसी का ब्यौरा दिया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है? पैसा कहाँ से आएगा, तो इसका ब्यौरा है, ये पूरा पाई चार्ट है, जिसमें कि पैसा जो है आ रहा है, हमने लोन लिया है, जो 1,16,418 करोड़ रुपए में जो बोरोइंग या लोन जो है, वो कितने परसेंट, तो आप देख लीजिएगा, ये परसेंटेज वगैरह आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप जेपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए जो इस साल जो बजट पेश किया गया था,
16,418 करोड़ रुपए का, उसमें बोरोइंग का परसेंटेज कितना है, जो लोन वगैरह हमने लिया है उसका परसेंटेज कितना है, तो आप कहेंगे 15.46%। कितना? 15.46%। उसके बाद राज्य सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुदान के रूप में राशि प्रदान करी गई, उसका परसेंटेज कितना? तो 14.12%। कितना? 14.12%। राज्य सरकार के अपने, याद रखिएगा, राज्य सरकार के अपने टैक्सेस के द्वारा, राज्य सरकार जो अपने टैक्सेस लगाती है अलग-अलग प्रोडक्ट्स पे, अलग-अलग सर्विसेज पे जो टैक्सेस लगाती है राज्य सरकार, उससे इस बार कितना पैसा आ रहा है, कितना परसेंटेज जो है टोटल 1,16,418 करोड़ में कितना परसेंट अपने टैक्सेस के द्वारा, अपने ओन सोर्सेज के द्वारा, जिसमें कि हमने कहा था राज्य सरकार के अपने स्रोतों के द्वारा, तो टैक्सेस से जो राज्य सरकार के अपने टैक्सेस हैं, उसमें कितना परसेंटेज का उसका कंट्रीब्यूशन है? तो 26.51%। ये टोटल यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है? और नॉन टैक्स, जिसमें टैक्स नहीं लग रहा है और उन सोर्सेज के द्वारा जो राज्य सरकार को यहाँ पर पैसा मिल रहा है, पैसे की प्राप्ति हो रही है, उसका परसेंटेज क्या है? 14.83%। ठीक है? केंद्र सरकार के करों में, केंद्र सरकार के टैक्सेस में राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी है, वो बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा, लगभग 30% या फिर 29.02% आप बोलेंगे। और लोन वगैरह जो हमने दिया हुआ है, लोन वगैरह दिया है और उसका जो रिकवरी है, उससे जो पैसा हमें प्राप्त होगा, वो बहुत कम है, 0.06%। तो ये टोटल परसेंटेज आप देख लीजिएगा कि बोरोइंग से हमें कितना मिल रहा है, कितना परसेंट हमें केंद्र सरकार के द्वारा जो अनुदान मिल रहा है, उससे कितना पैसा मिल रहा है, राज्य सरकार के अपने स्रोत में टैक्स और नॉन टैक्स से कितना परसेंटेज बन रहा है, राज्य सरकार की हिस्सेदारी केंद्र सरकार के करों में या केंद्र सरकार के जो भी टैक्सेस वगैरह हैं, उसमें राज्य सरकार को कितना हिस्सा मिल रहा है और वहाँ से जो पैसा मिल रहा है, वो 29.02%। ये टोटल जो है, यहाँ से जो भी टैक्स इस बार स्टेटमेंट जो दिया गया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट में जो ज़िक्र करा गया है, यही है। आप देख लीजिएगा कि राज्य सरकार को टैक्स रेवेन्यू से, यानी कि अपने राजस्व जो टैक्स करों से, राजस्व से जो पैसा प्राप्त हो रहा है, रेवेन्यू जो प्राप्त हो रहा है, टैक्सेस से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, याद रखिएगा 30,860 करोड़ रुपए, ठीक है? डायरेक्ट पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि टैक्स रेवेन्यू या राज्य सरकार के टैक्सेस से जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है, कितने रुपए का? ठीक है? 30,860 करोड़ रुपए। गैर कर राजस्व, यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू से कितना, नॉन टैक्सेस सर्विसेज से कितना जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है हमें? 17,259.44 करोड़ रुपए। केंद्रीय सहायता से कितना हमें आय प्राप्त हो रहा है? तो 16,438.42 करोड़ रुपए। केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी, अभी हमने कहा था कि लगभग 29.02% है, ठीक है? तो ये ज़्यादा है, तो केंद्रीय करों में, यानी कि सेंट्रल टैक्सेस में राज्य की हिस्सेदारी, स्टेट की जो हिस्सेदारी है, स्टेट का जो क्या बोलते हैं, शेयर है, उसका कितना पैसा मिल रहा है राज्य सरकार को? तो 33,779.29 करोड़ रुपए। लोक ऋण, यानी कि पब्लिक डेब्ट वगैरह के द्वारा जो हम पैसा लोन से आया है, वो कितना? 18,000 करोड़ रुपए। और उधार तथा अग्रिम की वसूली, तो हमने कहा था ये बहुत कम है कि हमने किसी को ऋण वगैरह दिया है और वहाँ से जो रिकवरी हुआ है, उससे क्या है, मात्र 80.85 करोड़ रुपए, 1,16,000, ठीक है? 418 करोड़ रुपए में मात्र 80 करोड़ रुपए के आसपास जो है, हमें उधार से जो रिकवरी, हमने लोन दिया है, वहाँ से रिकवर हो पाया। तो बहुत कम उसका परसेंटेज है। तो ये टोटल है, इसका स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिएगा। यही डायरेक्ट पूछा जाएगा कि बताइए, रेवेन्यू टैक्सेस से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ कितना? 30,860 करोड़ रुपए, गैर कर राजस्व से 17,259 करोड़ रुपए, केंद्रीय सहायता से 16,438, केंद्रीय करों में राज्य की जो हिस्सेदारी है 33,779 करोड़ और लोक ऋण से 18,000 करोड़ रुपए। तो ये टोटल डेटा है और ये जो डेटा कहाँ से, जो स्टेट का अपना ऑफिशियल डेटा है, यहाँ से हमने लिया, ठीक है? अब बात करते हैं टोटल बजटरी एक्सपेंडिचर, ये तो पैसा आया कहाँ से? 1,16,418 करोड़ रुपए पैसा कहाँ से आया और इसको खर्च हम कहाँ पर करेंगे? तो हमने कहा था खर्च 2 प्रकार से हम करते हैं, एक आपका राजस्व व्यय, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार-बार होता है, आपको मैंने बताया था कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार-बार होता है। और बार-बार होगा तो ये ज़्यादा होता है। आपके घर में आप क्या करते हैं, सारा का सारा पैसा जो भी आपके घर में सैलरी वगैरह आता है, तो उसको क्या करते हैं? जाते हैं सोना खरीद लेते हैं क्या सबका? आपके घर में खाना है, पीना है, रहना है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, कपड़ा है, सब कुछ है। तो वो जो है बार-बार जो खर्च हो रहा है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ रहा है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है इस साल का जो अनुमानित रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो 84,676 करोड़ रुपया, जो कि अभी हमने बताया था। किस 2 तरह के खर्च हैं। टोटल बजट का बजटीय व्यय या खर्चा जो है टोटल कहाँ जाएगा पैसा, तो 1,16,418 करोड़ रुपए में।
टोटल खर्च जो राजस्व व्यय में हम करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा? 84,676 करोड़ रुपए। याद रख लीजिएगा डाटा और क्या है ये सब? हमने इसके बारे में बात कर लिया और पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो पूंजीगत व्यय है, जो कि हमने कहा था कि हम कैपिटल लगाएँगे और ये एक बार होता है, ठीक है? एक बार लगाया और वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है। ऐसा है कि ये ज़्यादा होना चाहिए ताकि हम ज़्यादा हॉस्पिटल्स ब्रिज, स्कूल्स वगैरह में पैसे लगाएँ और वहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट हो। तो ये जो है इस बार कितना अनुमानित है कि कितना हम इस कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाएँगे? तो 31,742 करोड़ रुपए, ठीक है? 84,676 करोड़ रुपए राजस्व खर्च में जाएगा और 31,742 करोड़ रुपए किसमें जाएगा? तो याद रखिएगा पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अच्छा, अगर देखा जाए कि जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है? तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की बात हो गई। अब 3 तरह के जो है इसमें सर्विसेज़ आते हैं, 3 तरह के जो है डिपार्टमेंट है कि अलग-अलग जैसे कि पूछा जाता है, बताइए सोशल सर्विसेज़ में कितना पैसा खर्च होगा? यानी कि सामाजिक सेवा में कितना पैसा खर्चा होगा इसका? ठीक है? इसको बाँटा गया है 3 संवर्ग में, डायरेक्ट इसमें पूछा जाता है। एक होता है सोशल सर्विसेज़ और दूसरा होता है सामान्य यानी कि जनरल सर्विसेज़, ठीक है? और एक होता है आपका इकोनॉमिक सर्विसेज़, ठीक है? 3 प्रकार से, एक आपका सोशल सर्विसेज़, एक आपका जनरल सर्विसेज़ और एक आपका इकोनॉमिक सर्विसेज़, ठीक है? अब देखिए ये जो खर्च हो रहा है 3 प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए इसका क्या है परसेंटेज, ठीक है? सोशल सर्विसेज़ में कितना पैसा हम खर्च कर रहे हैं, जनरल में कितना खर्च कर रहे हैं? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि हम सामान्य सेवाओं के अंदर, ठीक है? सामान्य सेवाओं में हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं? 33,378.45 करोड़ रुपए, ठीक है? याद रखिएगा 33,378.45 करोड़ रुपए। अगर बात करें आर्थिक सेवाओं में, ठीक है? आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक जो भी सर्विसेज़ हैं, इसमें कितना पैसा खर्च हो रहा है? डायरेक्ट पूछा जाएगा 39,736.11 करोड़ रुपए और एक आपको मैंने बताया था सामान्य हो गया, आर्थिक हो गया और एक सामाजिक संवर्ग है, सामाजिक क्षेत्र है और सामाजिक क्षेत्र में कितना पैसा खर्च हो रहा है? तो सामाजिक क्षेत्र में जो पैसा खर्च हो रहा है, याद रखिएगा 43,303.44 करोड़ रुपए। तो ये टोटल क्या हो गया? खर्च हो गया, जिसमें कि राजस्व खर्च इतना 84,676 करोड़ का और पूंजीगत खर्च यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 31,742 और इसमें से भी बाँटा गया अलग-अलग क्षेत्र, सामान्य क्षेत्र में 33,378.45 करोड़ रुपए खर्च होगा, 2023-24 में अनुमानित है। आर्थिक क्षेत्र में 39,736.11 करोड़ और सामाजिक क्षेत्र में 43,303.44 करोड़। अब देखिए आर्थिक क्षेत्र में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो पैसे लगाती है, इसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट को के लिए ये रेवेन्यू जनरेट करके देता है। जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम इसे मान सकते हैं, ठीक है? कि जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू जनरेट करके दे। हमने कुछ पैसा लगाया, खर्च किया मतलब क्या? हमने कुछ कहीं पर इन्वेस्ट करा, पैसा लगाया, इकोनॉमिक सर्विसेज़ में हमने क्या करा, किसी कंपनी को कुछ पैसा दिया, लीज़ पे दिया, लोन पे दिया या फिर हमने शेयर लगाया, तो वहाँ से उसको अगर प्रॉफ़िट होगा, तो हमें भी प्रॉफ़िट होगा, ठीक है? और हमने कुछ स्कूल्स वगैरह हॉस्पिटल्स में और भी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में हमने पैसा लगाया, राज्य सरकार ने लगाया, तो कैपिटल लगाया तो वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा। तो जो ये इकोनॉमिकल सर्विसेज़ में पैसे खर्च होते हैं, इसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा होता है। सामाजिक क्षेत्र में जो गवर्नमेंट जब पैसे खर्च करती है, तो इसमें गवर्नमेंट को उतना उतना लाभ नहीं होता है, जैसे कि सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, ठीक है? सब्सिडी हो गया, तो इन सब में जो पैसा खर्च होगा, एक तरह से हम इसे राजस्व खर्च में रख सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र को। और इन दोनों को छोड़ कर के जो भी खर्च राज्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं, उसे हम सामान्य खर्च में रखते हैं, जनरल कैटेगरीज़ में रखते हैं। और ये पैसा कहाँ जा रहा है, अलग-अलग परसेंटेज को यहाँ पर दिया गया है, आप पीडीएफ देख लीजिएगा, यही आपसे पूछा जाएगा टोटल, ठीक है? अच्छा, अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट की, तो राजकोषीय घाटा जो है, इस बार कितना होगा? 11,674.57 करोड़। ये क्या है? कि हम राजकोषीय घाटा के बारे में हमने बात करा था कि हमारा पैसा आ कहाँ से रहा है, कितना आ रहा है और हमारा खर्च कितना हो रहा है। तो अगर खर्च ज़्यादा हो जाए और पैसा आ कम रहा है, तो जो वो डिफरेंस है, उसी को हम राजकोषीय घाटा कहते हैं और याद रखिएगा कि टोटल जीएसडीपी का जो है 3% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए और ना होता है, ठीक है? तो इस बार देखिए 11,674 पॉइंट 57 करोड़ 1,00,000 जो आपका 16,418 करोड़ रुपए का कितना है 2.76% है तो टोटल जीएसडीपी का, ठीक है? कितना परसेंट? तो 2.76% इस बार राजकोषीय घाटा रहने को अनुमान लगाया गया है, ठीक है? तो याद रखिएगा फिस्कल डेफिसिट डायरेक्ट पूछा जाएगा 11,674.57 करोड़ रुपए। और वर्ष 2023-24 में राज्य के आर्थिक विकास दर यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट 2011-12 को अगर कांस्टेंट ईयर माना जाए, देखिए एक क्या होता है
कि 2011-12 में कि 2011 में जो सेंसस हुआ था, ठीक है? और उसको क्या करे जाए, एक रेफरेंस ईयर मान करके, ठीक है? एक स्टैंडर्ड ईयर, एक मानक साल मान करके, उस साल कितना अनुमानित उस साल जो आर्थिक विकास था, उसको रेफरेंस मान के कंपेयर करके इस साल को जब देखा जाता है, तो वो कांस्टेंट प्राइस पर आर्थिक विकास दर निकलता है। अगर कहा जाए कि 2011 में जो है जनसंख्या इतना था और उस 2011 में जनसंख्या को देखते हुए अभी जो है कितना जनसंख्या डेवलप किया है और अगर पिछले साल के जनसंख्या को देखते हुए इस साल के जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ है तो ये करंट रेट पे हो जाएगा और 2011 को अगर हम रेफरेंस मान के कंपेयर करते हैं तो वो कांस्टेंट पे हो जाए तो 2011-12 को रेफरेंस मान के कांस्टेंट प्राइस पर जो आर्थिक विकास दर है 2023-24 के लिए 7.4% और करेंट प्राइस पर जो आर्थिक विकास दर है 11.06%। देखिए, आपको याद रखना है 11.06% क्योंकि यही पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है? तो इतना कुछ हमारे लिए डेटा वाला चीज़ है। अब जो है क्या कहा जाता है अब जो है इसके बाद ये तो डेटा पूछ लिया जाएगा कि खर्चा कितना हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट कितना है, राजकोषीय घाटा कितना, उसके बाद हमने देखा राजस्व व्यय कितना है, आपका क्या बोलते हैं कि कैपिटल पूंजीगत व्यय कितना है, हमें पैसा कहाँ-कहाँ से कितना आ रहा है, ये सब होता क्या है, इसके बारे में हमने बात करा। और जो जो स्कीम वगैरह के बारे में इस स्कीम पर इस बजट में बात करा गया है, उसके लिए जो ऑफिशियल है, उस पर हम यहाँ पर थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। ये जो है ऑफिशियल पीडीएफ है जिसमें कि देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट। अब यहाँ पर जो-जो इम्पोर्टेंट है जहाँ पर मैं टिक करूँगा वो आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1,16,418 करोड़ रुपए का सकल बजट अनुमानित तो ये आपका 1,16,418 करोड़ रुपए आपको याद रखना है 2024-23 के लिए इतना अनुमानित सकल बजट है, ठीक है? यही टोटल ग्रॉस बजट। अब बात करें राजस्व व्यय के लिए यानी कि जो आपके राजस्व व्यय जैसे कि हमने कहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए 84,676 करोड़ रुपए। खर्च कितना होगा? कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में 84,676 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना? 31,742 करोड़ रुपए अभी हमने देखा था, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए सामान्य प्रक्षेत्र के लिए जो कि हमने कहा जनरल कैटेगरीज़ में कितना पैसा खर्च होगा? 33,378.45 सामाजिक यानी कि सोशल सेक्टर के लिए 43,303.44 करोड़ और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल क्षेत्र के लिए कितना पैसा 39,736.11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे। राज्य सरकार को जो पैसे की प्राप्ति होगी वो हमने अभी देखा कि इसके कर राजस्व से यानी कि टैक्सेस के रेवेन्यू से कितना 30,860 करोड़ रुपया, गैर कर राजस्व यानी कि नॉन टैक्स रेवेन्यू से 17,259.44 करोड़ रुपए, केंद्रीय सहायता जो सेंट्रल असिस्ट जो यहाँ पर करा जाएगा, तो उससे कितना पैसा यहाँ पर राज्य सरकार को मिल रहा है? 16,438.42 करोड़ रुपए। केंद्रीय करों में यानी कि सेंट्रल टैक्सेस में जो राज्य का स्टेट का शेयर है, उससे कितना पैसा राज्य को मिल रहा है? 33,779.29 करोड़ रुपए। लोक ऋण यानी कि पब्लिक डेब्ट से 18,000 करोड़ रुपए और जो हमने लोन वगैरह दिया है तो रिकवरी होगा, तो उससे कितना 80.85 करोड़ रुपए ये हमने पीडीएफ में डाला भी है और यही जो है ऑफिशियल भी है। इतना आपको याद रखना है। दूसरा क्या है कि वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 11,674.57 करोड़ रुपया होने का अनुमान है, जो कि जीएसडीपी का 2.76% है, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर ये जो कहा गया था 2023-24 में राज्य के आर्थिक विकास दर यानी कि इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस तथा करंट प्राइस पर 7.4% कांस्टेंट प्राइस पर और 11.06% अनुमानित है करंट प्राइस पर, ठीक है? तो ये बात हो गया पूरा इतना डाटा आपको याद रखना है, इसी से जो है सवाल पूछे जाएँगे और सवाल आपसे चाहे जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, आपसे नहीं छूटेगा। अब जो स्कीम वगैरह को लेकर जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स वगैरह है, उसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि कहा गया सबसे पहले 2023-24 में जो ये कहा जा रहा है 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों को मशीन से गाद हटाने तथा डीप बोरिंग करने के लिए अलग-अलग जो स्कीम लाई जाएँगी, उसके लिए 500 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रस्तावित किया जाएगा। अब देखिए आपको पता होगा झारखंड जो है पठारी क्षेत्र है भाई साहब, पठारी क्षेत्र है यहाँ पर भूमिगत जल जो है या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो बहुत कम है।
और इसके लिए जो अलग-अलग सिंचाई करने के लिए खेतों को सींचने के लिए क्या करा जाता है, तालाब वगैरह में जो पानी वगैरह भरा जाता है, ठीक है? उसमें जो गाद हो जाता है उसको हटाना है ताकि खेती हो पाए, हमारे लिए फसल वगैरह हो पाए। तो 2023-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले जो भी तालाब हैं, उसको मशीन से उसका गाद हटाकर डीप बोरिंग वगैरह करने का जो योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट अनुमानित है। तो ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? जो हम इम्पोर्टेंट कहते जाएँगे उसको आपको याद रखना है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी 2023-24 में याद रखेंगे कृषि समृद्धि योजना कौन सी योजना कृषि समृद्धि योजना ठीक है और इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव भी कल या परसों तक में मैं बजट से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ लेकर आऊंगा जिससे कि आपका पूरा बजट क्लियर हो जाएगा अभी आप देख लेंगे एक बार रिवीजन भी कर लेंगे पीडीएफ देख लेंगे आपको हो जाएगा ठीक है तो 2023-24 में कृषि समृद्धि योजना और ये जो कृषि समृद्धि योजना है इसमें क्या करा जाएगा तो माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था करी जाएगी ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है दूसरा यहाँ से ये देख लीजिएगा कृषि समृद्धि योजना उसके बाद यहाँ पर देखिए एक है राज्य सरकार के द्वारा मिलेट यानी कि जो बाजरा उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहन करने के लिए उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन अब ये इंपॉर्टेंट है कि झारखंड राज्य मिलेट मिशन सबसे पहले यहां से याद रखिएगा कि यूएनओ इसमें कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल असेंबली यानी कि जो महासभा है ठीक है वहाँ से यूएनओ को 2023 यूएनओ के जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में घोषित करा है, ठीक है? याद रख लीजिएगा। इंटरनेशनल मिलेट ईयर अब इंटरनेशनल मिलेट ईयर यानी कि पूरे विश्व में मिलेट, बाजरा वगैरह अनाज को ज़्यादा खेती इसमें करी जाएगी, इसके उत्पादन को प्रोत्साहित करा जाएगा। तो झारखंड राज्य इस इंटरनेशनल मिलेट ईयर में जो कि यूएनओ के द्वारा इस 2023 को क्या करा गया है, याद रखिएगा इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित करा गया है। इसमें झारखंड का क्या योगदान रहेगा, इसके लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया जाएगा और इस बजट में इसका घोषणा किया गया है और इस झारखंड राज्य मिलेट मिशन के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। ठीक है? याद रहेगा कि मिलेट उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया जाएगा और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इतना हो गया। दूसरा अब यहाँ पर चलते हैं। देखिए, कहा जा रहा है ये इंपॉर्टेंट है कि गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट याद रखिएगा गिरिडीह और जमशेदपुर में नया डेयरी प्लांट और रांची में मिल्क पाउडर प्लांट तथा मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। तो देखिए, जो-जो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल परीक्षा हॉल टेलीग्राम चैनल 24/7 के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा पीडीएफ को। आप वहाँ से पीडीएफ देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं करवा भी रहा हूँ। आप देखते हुए एक बार रिवीजन कर लीजिएगा और जो ऑब्जेक्टिव आएगा उस ऑब्जेक्टिव को लगा लीजिएगा, ठीक है? तो गिरिडीह और जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट तथा रांची में मिल्क पाउडर प्लांट याद रखिएगा गिरिडीह जमशेदपुर में नए डेयरी प्लांट रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है अब दूसरा ये भी इंपॉर्टेंट है जैसा कि हमने पढ़ा है तो दुग्ध उत्पादकों जो कि मिल्क प्रोड्यूसर्स हैं जो कि दुग्ध उत्पादक को 1 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि देने की योजना प्रारंभ की थी याद आपको होगा कि जो पिछले साल क्या करा गया था कि जो दुग्ध उत्पादक है वो दुग्ध उत्पादन में उसको प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन राशि की एक तो उसको जो भी बेस राइस प्राइस है वो तो मिलेगा ही उसके अलावे उस बेस प्राइस के ऊपर उसे प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा तो 2022-23 में जो कि पिछले साल का बजट था उसमें 1 रुपया से बढ़ाकर 2 रुपया किया गया था और 2023-24 में कहा गया है कि दुग्ध उत्पादकों को 1 रुपये प्रति लीटर जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी, फिर 2022-23 में 2 रुपये किया गया और 2023-24 में हम उस प्रोत्साहन राशि को 2 रुपये से बढ़ाकर 3 रुपया करने की घोषणा करते हैं। सारे प्रश्न जो है हम ऑब्जेक्टिव में डालेंगे, याद रखिएगा। सारे प्रश्न, सारे बजट से संबंधित या जो भी स्कीम है, उससे संबंधित प्रश्न को हम ऑब्जेक्टिव में डालेंगे। आप वहाँ से ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाइएगा, ठीक है? तो ये बात है दुग्ध उत्पादक के लिए। दूसरा यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये वाला कि सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए कुएँ, कल, कारखाने का कुआँ, चापाकल ये सब ताकि ताकि आपको तो पता होगा कि यहाँ पर सिंचाई के लिए जो है तालाब, कुएँ इन सब का बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिए मनरेगा तथा राज्य योजना का अभिसरण करते हुए
बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, एक इम्पोर्टेंट ये भी हो गया, ठीक है? सारे आप नोट्स अगर बना रहे हैं तो नोट्स बनाइएगा, नहीं तो पीडीएफ से देख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन, ये भी एक योजना इस बजट में प्रस्तावित करी गई, ठीक है? और इस योजना के अंतर्गत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर, आपको बता दें कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के तहत 1 लाख किसानों के पर्सनल भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए राज्य योजना से प्रति लाभुक 50,000 रुपए सामग्री मद से तथा शेष राशि मनरेगा योजना से देने का प्रावधान है। तो देखिए, आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या हो गया कि बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन के तहत 1 लाख किसानों के व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा। ठीक है? अब देखिए, आगामी वित्तीय वर्ष में पटमदा तथा पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ये फाइनेंशियल ईयर, जो ये बजट वर्ष आएगा 2023-24 वाला, इसमें पटमदा तथा पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना जो है प्रस्तावित करी गई। इसके पहले आपको पता होगा, दुमका के मसलिया, देवघर, जामताड़ा में भी जो है सिंचाई परियोजना चल रहा है, जो कि सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। तो इन सब की भी बात करी गई। तो अब इस साल पटमदा और पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएँ जो है, वो प्रस्तावित करी गई है। तो ये बात हो गया टोटल अभी तक का। अब जो है यहाँ से स्टार्ट होगा पंचायत से संबंधित जो योजनाएँ जो है, किसके अभी तक किसका लिए था? कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र के लिए, ठीक है? कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र के लिए, और आपको बता दें कि कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र के लिए जो इस साल पिछले साल के कंपैरिज़न में इस साल कितने प्रतिशत की वृद्धि, विकास दर में इसको वृद्धि जो दिया गया, वो कितने का देखा गया है? तो 11.84% की वृद्धि यहाँ पर अनुमानित है, ठीक है? 11.84% की सॉरी, वृद्धि अनुमानित है। और इस बार इसके लिए जो बजट पेश किया गया है, इसके लिए जो अनुदान राशि या राशि जो प्रस्तावित है, वो 4,267 करोड़ रुपए है, ठीक है? अब पंचायत से संबंधित जो भी है, उसको हम देख ज़रूर इसे देख लीजिएगा, ठीक है? हम यहाँ पर सारे जो भी इम्पोर्टेंट है उसे मैं अंडरलाइन भी करते चलूँगा, और आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड करके भी देख लेंगे। सबसे पहला पंचायत में क्या है? पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना, ठीक है? देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस साल इस बजट में पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना प्रारंभ की जा रही है। सभी पंचायत सचिवालयों में पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण पत्र, आपको पता होगा कि प्रज्ञा केंद्र में प्रमाण पत्र, ऑनलाइन सुविधा, ऑनलाइन फैसिलिटीज, जो भी सर्टिफिकेट, बैंकिंग करस्पॉन्ड, ये सब किया जाता है, ठीक है? तो इन सब के अलावे इसके अतिरिक्त ग्रामीणों के सामान्य पठन-पाठन के लिए, मतलब उसके लिए प्रत्येक पंचायत सचिवालय में उसमें चरणबद्ध तरीके से पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो यहाँ पर ये याद रख लीजिएगा, एक तो आपका पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना प्रारंभ करी जा रही है। उसके अलावे पंचायत सचिवालय में पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक? पंचायत ज्ञान केंद्र। उसके अलावा याद रखिएगा कि पंचायत सचिवालयों का जिला एवं राज्य स्तर से संवाद स्थापित करने के लिए, कि पंचायत सचिवालय जो है, जो जिला और राज्य स्तर पर कम्युनिकेशन उसका ये बैठ पाए, कम्युनिकेशन से एस्टेब्लिश करने के लिए सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए हर सचिवालय में 65 इंच का एलईडी टीवी लगाने का भी योजना प्रस्तावित है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से क्या-क्या आपको याद रखना है? एक तो पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना, उसके अलावे उसमें पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना, पंचायत सचिवालय में 65 इंच के एलईडी टीवी को स्थापित का इंस्टॉल करने का स्थापना। दूसरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट योजना है महिला और किशोरी कल्याण योजना। अब ये महिला एवं किशोरी कल्याण योजना क्या है? तो ये जो इस योजना के तहत क्या करा जाएगा? विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन राशि, उसके बाद महिलाओं में स्वच्छता के प्रसार के लिए सैनिटरी नैपकिन वगैरह का फ्री वितरण, प्रसव यानी कि डिलीवरी से पहले गर्भवती महिलाओं का पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने और प्रसव के बाद भी मातृत्व केयर किट का वितरण करने के उद्देश्य से ये महिला एवं किशोरी कल्याण योजना प्रारंभ करी जाएगी। ये तो हो गया। दूसरा, आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना, ठीक है? आंगनबाड़ी जितने भी योजना है, उसको अलग से हम योजना वाले वीडियो में भी लाएँगे। इसके बजट के जो भी सवाल हैं, वो भी आपको ऑब्जेक्टिव में कराएँगे। साथ ही साथ आपको बजट में जो भी टर्मिनोलॉजीज़ है, वो समझा दिया गया। आप एक बार पीडीएफ भी पढ़ लीजिएगा। सब कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आप जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को पाठशाला से पहले आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना प्रारंभ की जाएगी। इस योजना के तहत बच्चों को कपड़े, वर्कबुक, सभी केंद्रों में फर्नीचर वगैरह का जो है प्रावधान किया जाएगा, और इसके लिए 190 करोड़ रुपए बजट की में प्रावधान किया गया है। आंगनबाड़ी चलो अभियान योजना।
अच्छा, इसके बाद क्या हो गया? वर्ष 2023-24 में 800 नए आंगनबाड़ी भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा 2023-24 में 800 नए आंगनबाड़ी, ठीक है? अब एक देखिए सामूहिक बीमा योजना। अब ये सामूहिक बीमा योजना क्या है? अब इसमें क्या होगा कि आंगनबाड़ी जो सेविका, सहायिका है, इन सब का क्या किया जाएगा? जो भी मानदेय इन लोग को मिलता था, उस मानदेय में बढ़ोतरी करी जाएगी 500 तथा ₹250 की बढ़ोतरी। साथ ही साथ इन सब के लिए ₹500 हर साल प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा और ये बीमा योजना है सामूहिक बीमा योजना, ठीक है? आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफ़ोन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। 2023-24 में राज्य के जितने भी पंचायत हैं, उसको ज़ीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखती है 2023-24 वाला साल और इस साल इसकी बात करी गई है। ये ज़ीरो ड्रॉप आउट क्या होता है? जैसे कि मान लिया कि कुछ बच्चे जो एडमिशन करवाते हैं स्कूल में, लेकिन फिर वो किसी कारणवश वो क्या होता है, स्कूल छोड़ देते हैं, स्कूल में पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। इस कारण से यहाँ पर कहा जाता है कि वैसा स्थिति ना हो, बच्चे आखिर छोड़ क्यों रहे हैं? उनको पढ़ाई में क्या दिक्कतें आ रही हैं? इस कारण से उस पर ध्यान दिया जाए, हर एक चीज़ सुविधा मुहैया कराया जाए ताकि ज़ीरो ड्रॉप आउट पंचायत बने और अभी तक इसमें कहा गया है कि 1828 पंचायत, ठीक है? याद रखिएगा 1828 पंचायत को अभी तक ज़ीरो ड्रॉप आउट पंचायत जो है घोषित किया जा चुका है। कितने? 1828 पंचायतों को ज़ीरो ड्रॉप आउट पंचायत घोषित किया जा चुका है और 2023-24 में कंप्लीट राज्य के सभी पंचायतों को ज़ीरो ड्रॉप आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य है। ये बात हो गया। दूसरा यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर क्या है कि आगामी वित्तीय वर्ष में से पहली बार बांग्ला एवं उड़िया भाषाओं में कक्षा 1 से 5 तक चयनित विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी, कुछ-कुछ विद्यालयों में, ठीक है? नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका, बोकारो में आवासीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव है। कहा जा रहा है कि नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर कौन-कौन से जिलों में जो है सॉरी विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव है। तो चाईबासा, दुमका, बोकारो इस सब में ये नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। इतना इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर आपको याद रखना है गुरुजी क्रेडिट योजना और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो निःशुल्क कोचिंग हेतु मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना एवं एकलव्य प्रशिक्षण योजना का कार्यान्वयन किया जाएगा जिसमें लगभग 37,000 छात्र छात्राओं का लाभान्वित करने का लक्ष्य है, ठीक है? उसके अलावा देखिए बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर, नॉलेज एवं नॉलेज सिटी खूंटी में नए राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाने का प्रस्ताव है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो पॉलिटेक्निक खोले जाएंगे तो क्या इसमें पैसा नहीं लगेगा? तो यही सब तो खर्च है। और ये बताइए राजकीय पॉलिटेक्निक जो खोले जाएँगे, ये कौन-सा खर्च है? तो ये भैया कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है? ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसमें कैपिटल क्या होगा? इन्वेस्ट होगा राज्य सरकार का और जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो यहाँ से क्या होगा? रेवेन्यू भी जनरेट होगा, ठीक है? और इसमें जो सैलरी वगैरह दिए जाएँगे टीचर्स के, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? जो हमने पहले बता दिया है, अच्छे से समझा दिया है, आप उसको देखिएगा, ठीक है? तो बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर और नॉलेज सिटी, खूंटी इस सब में क्या होगा राजकीय पॉलिटेक्निक खोले जाएँगे। बोकारो और रांची में मेडिकल कॉलेज खोले जाएँगे। अब ये सब जो है, ये सब तो हो जाएगा ना। बोकारो, रांची में मेडिकल कॉलेज अगर आपसे पूछा जाएगा बताइए बजट 2023-24 में कौन से जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही गई है? तो बोकारो और रांची में। पलामू, चाईबासा, दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना करी जाएगी। ठीक है? इतना याद रखिएगा। अब इसके अलावे यहाँ पर इम्पोर्टेंट है प्रोटीन युक्त अन्य खाद्य सामग्री के वितरण भी यहाँ पर किया जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष अभी हमने कहा था कि यूएनओ के द्वारा इंटरनेशनल मिलेट वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। इसके तहत जन वितरण प्रणाली जो पीडीएस होता है, ठीक है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत मोटा अनाज किए जाने का प्रस्ताव और इसके अतिरिक्त प्रोटीन युक्त अन्य खाद्य सामग्रियों को वितरण भी किया जाएगा, ठीक है? उसके अलावा देखिए 2023-24 में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का एक्सपेंशन करते हुए 2 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है, ठीक है? 1 मिनट। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के छात्र-छात्राओं को जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के छात्र-छात्राओं को अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निःशुल्क आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो, चाईबासा इन सब शहरों में चरणबद्ध तरीके से बहुमंजिला हॉस्टल्स का निर्माण का प्रस्ताव है। कहाँ-कहाँ पर? तो रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, बोकारो, चाईबासा। सभी छात्रावास में छात्र-छात्राओं को निःशुल्क भोजन, छात्रावास में रसोइया सहित अन्य कर्मी जो है उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
उसके बाद देखिए छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना का प्रस्ताव है, ये सब है। अब दोपहिया वाहन सुलभ कराने का प्रस्ताव है। देखिए, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडा, डकवा आदि की न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य भूमिकाओं की महत्व को देखते हुए 2023-24 में दोपहिया वाहन सुलभ कराने का प्रस्ताव है। ठीक है? ये सब है। तो ये पूरा का पूरा आप एक बार इसे देख लीजिएगा, बाद बाकी इससे रिलेटेड बल्कि डेडिकेटेड वीडियो है, योजना से संबंधित वो एक मैं वीडियो लेकर आऊँगा। वो झारखंड करंट अफेयर्स में साथ ही साथ जो आपको बजट कराया गया है कि कहाँ खर्च होगा और कहाँ से पैसा आएगा, वो एक बार देख लीजिएगा। ये सारे स्कीम्स देख लीजिएगा, जो भी इम्पोर्टेंट हमने बताए हैं, वो आप देख लीजिएगा। वर्ष 2023-24 में अलग-अलग पथ परियोजनाओं को प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। देखिए कौन-कौन से पथ परियोजना जो है यहाँ पर प्रस्तावित है। जैसे साहेबगंज, बरहेट, जामताड़ा, दुमका, गोविंदपुर। एडीबी पथ का 4 लेन में उन्नयन किया जाएगा, ठीक है? तो ये साहेबगंज, बरहेट, जामताड़ा, दुमका, गोविंदपुर इसको क्या किया जाएगा? 4 लेन रोड बनाया जाएगा। कोडरमा, जमुआ, गिरिडीह, टुंडी, गोविंदपुर इसका 4 लेन में उन्नयन किया जाएगा मतलब 4 लेन बनाया जाएगा। सत्संग, भिरखीबाद पथ का 4 लेन बनाया जाएगा, इन सबको 4 लेन बनाया जाएगा, ठीक है? उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, वर्ष 2023-24 में दुमका तथा बोकारो में हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है। दुमका अभी देवघर में तो आपको पता ही होगा, तो दुमका और बोकारो स्थित हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है, ठीक है? उसके अलावा देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है 2023-24 में आम जनता के लिए सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस सेवाएँ प्रारंभ की जाएगी। 2023-24 से आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए सस्ते दर पर एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करी जाएगी, ठीक है? उसके अलावा ये पूरा आप देख लीजिएगा। उसके अलावा यहाँ पर है एक डेडिकेटेड एमएसएमई यानी कि जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी कि मीडियम, स्मॉल और जो एंटरप्राइजेज़ होता है, ठीक है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज़, ठीक है? एमएसएमई निदेशालय स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। साथ ही एमएसएमई के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहन प्रदान करने और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नई एमएसएमई पॉलिसी गठित करने का प्रस्ताव है। उसके अलावा अमृत 2.0 योजना अंतर्गत रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना और सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना तथा 45 तालाबों का जीर्णोद्धार करने का प्रस्ताव है। ठीक है? तो ये सब कुछ पूरा बहुत डिटेल में यहाँ पर कराया गया है। आप देख लीजिएगा इसको एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है? 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा आरटीआई पोर्टल विकसित किया जाएगा और इस पोर्टल के माध्यम से आरटीआई आवेदन, प्रथम अपीलीय आवेदन प्राप्त किए जाएँगे। उसके शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकेगा। साथ ही साथ स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव है। इम्पोर्टेंट याद रखिएगा 2023-24 में स्टेट डाटा रिकवरी सेंटर का निर्माण का प्रस्ताव है। ठीक? अब देखिए, राज्य के सभी जिलों में अवस्थित पुलिस लाइन का चरणबद्ध सुदृढ़ीकरण किए जाने की योजना है। तो ये सब बात है, पूरा डिटेल में हमने बजट को देखा और ये पीडीएफ आप देख लीजिएगा जिसमें कि बजट से संबंधित जो भी स्कीम योजना है, वो इम्पोर्टेंट है। सारे के सारे एक बार आप केवल सरसरी निगाह से इसे देख लेंगे। साथ ही साथ जो बजट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज़ है वगैरह, वो सब आप एक बार रिवीजन कर लेंगे और इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है, वो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर नए-नए जो भी अभी हमारे द्वारा एक बेस्ट टीम के द्वारा चूँकि टीम की कमी से के कारण जो है यहाँ पर जो भी क्लासेस हैं वो रेगुलर तरीके से नहीं आ पा रही हैं। लेकिन एक बेस्ट टीम का यहाँ पर आप लोगों के लिए अरेंजमेंट बहुत अच्छी टीम का जो है अरेंजमेंट किया जा रहा है और जेपीएससी, जेएसएससी का कोर्सेज़ जो है बहुत जल्दी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। बेस्ट कंटेंट के साथ बाइलिंगुअल तरीके से पूरे हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को क्लासेस दी जाएँगी, बुकलेट दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा जाएगा। पूरे बाइलिंगुअल हिंदी, इंग्लिश दोनों में आपको किसी भी तरह से कोई बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ हर क्लास का चैप्टर वाइज़ एक टेस्ट होगा, एक फुल लेंथ टेस्ट भी होगा, हर कुछ होगा। एक प्रॉपर टीम के साथ जो है हम यहाँ पर आपके सामने आने वाले हैं। इसीलिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी कुछ इस वीडियो से फ़ायदा हो पाए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।